नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में किसानों को राहत दिए जाने वाले कदम बुनाने की तो कोशिश की जाएगी, लेकिन सियासी मुद्दा भी बनेगा। कर्ज माफी को लेकर एक तरफ कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि हमने हमारा वादा पूरा किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब कहा था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दरमियान कि हमारी सरकार आने पर हम 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में यह बात कहते हैं कि ये गुमराह करने वाला कदम है और किसान को हमेशा एक याचक के रूप में कांग्रेस देखना चाहती है। अगर यह खेल हम खेलते तो कब का ही कर्ज माफ कर चुके होते, लेकिन हम 5 पीढ़ियों का सुख किसान भोग सके वो विजन देख करके चलते हैं। चलिए हम आपको हमारा एजेंडा दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, संजय माधव कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हमारे साथ हैं जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ओपी यादव जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं पैनल पर। देश का किसान हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। मौजूदा दौर में भी किसान देश की सियासत का मुख्य बिंदु बना हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव हों या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव, राजनीतिक दल किसान के हित के दावे कर रहे हैं। हाल ही में 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली जीत के पीछे किसान कर्ज माफी के वादे का बड़ा असर रहा है और अब लोकसभा चुनाव से पहले भी किसान को साधने की कोशिश जारी है। पीएम मोदी भी लगातार किसान हित की बात करते रहे हैं और कांग्रेस के कर्ज माफी की घोषणा को वे केवल एक गुमराह करने वाला कदम बता रहे हैं। ये फर्क है। जो पहले थे उन्होंने किसान को वोट बैंक समझा, और आज हम हैं जो आपको अन्नदाता मानकर आपकी खेती में आने वाली हर मुश्किलें दूर करने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीतने के बाद अगर कोई पहली घोषणा की तो वो ये थी किसान को कर्ज माफ करने की, और अब लोकसभा को देखते हुए भी किसान को कांग्रेस साध रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 9 जनवरी को जयपुर में होने वाली किसान रैली इसी का प्रमाण है। किसान कर्ज माफी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार हमलों पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और लोकसभा चुनाव में जनता इनको फिर से जवाब देगी। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की जनता के साथ में वादे किए 2013-2014 में, उसके लिए उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस झुंझुना दिखला रही है, या इसको वास्तविकता में कर कांग्रेस ने 2008 में कर दिखलाया है, और उसी चीज को हम फिर दोहराएंगे और देश के और प्रदेश के किसानों को कर्जमुक्त कराकर फिर एक बार प्रदेश के अंदर किसान के बीच खुशहाली। मोदी जी दर्द को नहीं समझ रहे। जब झोपड़ी में बच्चा, किसान की झोपड़ी में जब बच्चा भूखा सोता है और जब रोने की आवाज आती है तो पूरा परिवार सो नहीं सकता। किसानों ने आत्महत्या कर ली। पैसे की जगह पैसा काम आता है भाई साहब, रोटी की जगह रोटी काम आती है। मोदी जी के डायलॉग काम नहीं आते, वो भी आज भी भाषण और जुमले से इस देश में शासन देना चाहते हैं। इस देश की विडंबना ही रही है कि किसान केवल चुनाव के समय ही याद आते हैं। राजनीतिक दल केवल वोट बैंक के लिए देश की आधी से ज्यादा आबादी की सुध लेते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस देश की 68.8% आबादी गांव में बसती है। चुनावी टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले देश का किसान इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसको केवल वोट बैंक की तरह न देखा जाए, बल्कि आज जो समस्याएं देश का किसान झेल रहा है उनका समाधान खोजा जाए, ताकि किसान भी एक बेहतर जिंदगी की तरफ अपने कदम बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा नरेंद्र मोदी सीधा कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं कि हमारे लिए किसान अन्नदाता है, लेकिन कांग्रेस के लिए महज एक वोट बैंक है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमलों की बात करते हैं, उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि किसान का कोई मजहब, जाति नहीं है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, वो एक किसान है। आप देखते होंगे
कि अगर कोई मस्जिद का मौलवी है तो मुस्लिम है, मंदिर में अगर कोई पुजारी है तो हिंदू है, गुरुद्वारे में अगर कोई संगत करने वाला है तो वो सिख है, चर्च में अगर कोई प्रार्थना करवा रहा है तो वहां का पादरी होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें, लेकिन किसान वो सिख के वेश में भी दिखाई दे सकता है, मुस्लिम में भी दिखाई दे सकता है। और यही बड़ी वजह है कि अगर आज हम किसान की आबादी की अगर हम बात करें तो मुल्क की आधी आबादी किसान के नाम से परिचित है, जिसे अन्नदाता कहते हैं। कहने भर में अन्नदाता कहा जाता है। हाल ही में जब राजस्थान हो चाहे दूसरे राज्य हो, मैनिफेस्टो जारी हुए, बेशक उनके नाम कुछ भी बदला जाए, लेकिन आत्मा एक ही होती है कि यह हमारा एजेंडा है। उसका फ्रंट पेज जो है, पहला पेज, माफ करेगा, पहला पेज जो है वह किसान को समर्पित किया गया, खेती को समर्पित किया गया। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, लेकिन वजह क्या है? क्या वास्तव में एक वोट बैंक की तरह किसान को प्रयोग में किया गया, या उसे छला गया, गुमराह किया गया? यही बड़ा एजेंडा है। हमारे साथ धर्मवीर जी हैं। धर्मवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में किसान को छला जा रहा है, वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है, या किसान की तकदीर ही ऐसी है कि सरकारें चाहती तो बहुत कुछ है करना, लेकिन हो नहीं पा रहा है? जैसा कि गोविंद जी आपने पूछा, किसान की बड़ी दयनीय स्थिति है, और दयनीय स्थिति 2019 में नहीं है। ये शुरू से ही किसान बदहाली के दौर से निकलकर सामने आया है। और मैं एक बात हर बार ये कहता हूं और पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि आज इस देश में एक आईएएस का बेटा आईएएस, एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर, एक उद्योगपति का बेटा उद्योगपति, एक शिक्षक का बेटा शिक्षक, एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि गांव में जहां हमें खुशहाली नजर आती है, गांव में जहां लोग रहते हैं, या जिस घर में आपको अत्याधुनिक सुविधाएं दिखेगी गांव में, तो ये यकीन मानिए कि उस घर का जवान, उस घर का बेटा सरकारी नौकर है। तो जो ये डिफरेंसेस समाज में जो दिखाई दिए हैं, इसकी कहीं ना कहीं देन इस देश की रूलिंग पार्टियां रही हैं। किसान के नाम पर चुनाव होता है, किसान के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, किसान हितों के लेकर नीतियां बनती है, बजट का बड़ा हिस्सा भी किसानों के ऊपर शब्दावली में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब देने की बात आती है तो किसान को कुछ नहीं मिल पाता है। वो प्रकृति का मारा है, इन सरकारों का मारा है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज किसान को अपने 2 जून की रोटी के लिए जब नहीं मिल पाती है तो उसको यह लीला समाप्त करने को विवश होना पड़ता है। कोई सा ही धर्म हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म की बात कर लीजिए, वहां पर आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। लेकिन आज इस मुल्क में, दुनिया में कहीं आत्महत्याएं नहीं है। जो विकसित देश है वहां नहीं है, जो विकासशील देश है वहां नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां के किसानों को 2 जून की रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आत्महत्याएं करनी पड़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो पार्टी सत्ता में आती है, जो उससे पहले वाली पार्टी थी उसको कसूरवार ठहराती है जी। और जो पहले पार्टी थी वो दूसरी पार्टियों का कसूरवार ठहराती है। तो गेंद कभी इस पाले में, कभी उस पाले में, और इसी वजह से किसान को फुटबॉल बना रखा है। बिल्कुल, किसान फुटबॉल है। और आज जिस प्रकार युवाओं का खेती किसानी से मोह भंग हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि आज नहीं तो कल ये देश का किसान जब सड़कों पर आएगा तो सरकार के पैसाने पर चिंता की लकीरें उभरेगी। क्योंकि विचार आज भी नहीं है कि हम इसकी समस्या किस प्रकार निदान कर सकते हैं, किस प्रकार हम अच्छी नीति बनाकर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार किसान के लिए स्थायी बंदोबस्त कर सकते हैं। आखिर आज देखिए, हम देखते हैं कि टमाटर एक बार तो 80 रुपए किलो बिकता है, वही टमाटर 2 रुपए किलो बिकता है, किसान की लागत उसमें 15 रुपए आती है। आखिर ये नीतियां ऐसी क्यों नहीं बनती कि जिस क्षेत्र में जो चीज बहुतायात में पैदा होती है वहां कोई इंडस्ट्री लगाई जाए, वहां ऐसा कोई एक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाए, ताकि जो उत्पाद वहां हो रहा है उस उत्पाद का प्रोसेसिंग यूनिट वहां बनने से उसका मूल्य संवर्धन होगा और वो अच्छी कीमत पर बिकेगा। लेकिन आज तक विचार नहीं किया गया। और मैं कहना चाहूंगा कि आज इस देश में जो किसानी है वो सबसे बड़ा जोखिम भरा काम है। आज भी हिंदुस्तान में एक बात अंतिम कहूंगा कि सर्पदंश से, सर्प के काटने से अनेक किसानों की मौत होती है, लेकिन सर्पदंश से कोई व्यक्ति मर गया उसका भी इलाज नहीं ढूंढा गया। हमने प्रगति की है, हम 47 में सुई नहीं बनाते थे, आज सैटेलाइट बना रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति, किसान सांप के काटने से मर जाता है तो उसका इलाज नहीं है। हम कहां बात करेंगे? किसानों की किसको चिंता है? तो मैं तो आपके इस मंच के माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि जो देश का बड़ा आबादी है
जिसको धरती पुत्र कहते हैं, जिसके लिए सरकारें वोट मांगती है, उसके घर जाकर देखिए किस बदहाल स्थिति में वो जीवन को गुजार रहा है। और प्रकृति उसकी कभी दोस्त नहीं रहती, कभी अतिवृष्टि, कभी अन्नावृष्टि, कभी अल्पवृष्टि से उसकी जो उपज होती है वो चौपट हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा, दोनों पार्टियों के नुमाइंदार यहाँ बैठे हैं, कि कहीं ना कहीं किसानों के प्रति आप संवेदनशील होकर सोचिए कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं धर्मवीर जी। किसान की खेती एक ऐसा बिजनेस कहें, व्यापार कहें, इंडस्ट्री कहें, कुछ भी कह लीजिए, जिसपे तीनों ऋतुओं का साया रहती है। बरसात ज्यादा हो गई तो फसल तबाह हो सकती है, कम हो गई तो फसल तबाह हो सकती है, सर्दी में शीतलहर चलती है, पाला पड़ा तो फसल तबाह हो सकती है, गर्मी में अगर लू चल गई, ज्यादा कुछ हो गया तो सब्जियों में नुकसान हो सकता है। चलिए, ये किसान का एक आधारभूत ढांचा है जिसके लिए हमेशा वो जूझता रहता है। महान कह सकते हैं किसान को कि कितनी बार गिरता और कितनी बार वो खड़ा होता है। लेकिन अभी भी एक सियासी मुद्दा बनाया जाता है किसान को। अब वो हक उसका है, या तो उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये राजनीतिक दलों को बताना चाहिए। संजय माधव इस वक्त हमारे साथ में है। संजय जी, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस, कि किसान के हितैषी उन्होंने हमेशा वोट बैंक समझा है। बीजेपी से पूछो, प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक, तो यही कहा जाता है कि आजादी के इतने साल बाद भी किसान को बेचारा समझा, महज एक वोट बैंक की तरह काम लिया कांग्रेस ने। कांग्रेस से बात करो तो यही कहती है कि महज ये किसानों को जुमला गुमराह ये कर रहे हैं और हम लोगों ने हमेशा किसान का हितैषी बनकर के काम किया है। आखिर हितैषी कौन है? योगेंद्र जी, अभी कल परसों ही जो है माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया कर्जा माफी, आज ही उन्होंने कहीं कहा किसी जगह पर, झारखंड में कहा उन्होंने कि लॉलीपॉप है कर्जा माफी, और इससे कर्जा माफी को एक मजाक सा उन्होंने बुलाया। जबकि 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किसानों की कर्जा माफी का वादा किया, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया, और हर वो समस्या जो किसानों के लिए सामने मौजूद है उन्होंने कहा कि हम जो है इस समस्या का, अगर सत्ता में आएंगे आप मुझे सत्ता में लाइए और हम हर समस्या का समाधान जो है किसान के लिए करेंगे। उसके बाद जब बिहार के चुनाव, यूपी के चुनाव आए, उससे पहले भी कर्जा माफी का वादा किया। उसके बाद में महाराष्ट्र और राजस्थान में एक दो ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर जहां पर किसानों के बड़े बड़े आंदोलन किसान के कर्जे की मांग को लेकर के हुए। राजस्थान में हमारे स्टेट की बात करें तो 13 दिन तक लगातार जो है यहाँ पर सड़कें जाम रखी किसानों ने कर्जा माफी की मांग को लेकर के। आधा राजस्थान बंद रहा। तब 13 दिन के बाद में मजबूर होकर सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया और स्वयं मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से समझौता हुआ, कर्जा माफी 50,000 रुपए तक कर्जा माफ करने का वादा किया। यही भाजपा मोदी जी की सरकार थी। यही सेम एपिसोड जो है महाराष्ट्र के अंदर हुआ। महाराष्ट्र में हजारों, लगभग 50,000 किसान 200 किलोमीटर पैदल चल करके मुंबई पहुंचे और वहां पर भी वहां की जो भाजपा सरकार है उन्होंने किसानों से कर्जा माफी का वादा किया। उसके बाद में किसान वापस शांतिपूर्वक वापस चले गए। दोनों ही जगह उन सरकारों ने उस वादा खिलाफी करने का काम किया। वादा करने के बाद में उस वादे को लागू करने का काम नहीं किया। वापस पुनः दोनों जगह किसानों को फिर मैदान में उतरना पड़ा और वापस जब लंबी लड़ाई लेने के बाद में फिर वो कर्जा माफी के नाम पर 50,000 रुपए तक का कर्जा जो है पहले सहकारी का घोषणा किया। उसके बाद में फिर जब वापस दबाव बना तो फिर सभी किसानों को 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करने का राजस्थान में कम से कम हुआ। अभी फिर चुनाव आए विधानसभा के। हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय राहुल गांधी जी और राजस्थान के नेता हैं, उन्होंने, चूंकि किसान पूरे देश में आंदोलित है, आज ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की मांग हो, चाहे किसान के फसल के लाभकारी मूल्य का सवाल हो, चाहे किसान के कर्जे का सवाल हो, आज ये सवाल आम किसान के दिमाग में घर कर चुका है। उसे ये समझ में आ चुका है कि ये कर्जा, पहले किसान ये समझता था कि कर्जा शायद ये मेरे कर्मों का फल है या मेरे किसी मेहनत में कुछ कमी है, मेरे राम रूठा हुआ है इसलिए कर्जा है। लेकिन अभी किसान को समझ में आ रहा है कि ये उसके राम रूठे का सवाल नहीं है, ये उसके भाग्य का सवाल नहीं है, ये वो सरकार की वो नीतियां हैं जो 1991 के बाद में जो नव उदारवाद की आर्थिक नीतियों को कृषि के क्षेत्र में लागू किया गया है, नव उदारवाद की आर्थिक नीतियों को जो भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर इस देश पर लगाई है, उन नीतियों का परिणाम ये है कि खेती पर जो लागत है वो लागत बढ़ रही है। आयात निर्यात की जो नीतियां थी उन्हें विदेशी
कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया गया है और तमाम जो कृषि के ऊपर जो खर्चा जो सरकार करती है उस खर्चे को सरकार ने लगभग एकदम खत्म कर दिया है और इन नीतियों की मार से किसान कर्जे के बोझ में दबा जा रहा है। ये किसान की समझ में आ चुका है और आज ये किसान मांग कर रहा है कि जब मैं इस देश का मालिक हूँ, अन्नदाता हूँ, मेरे बोझ से सरकार बनती है, तो सरकार ये जो उनकी नीतियों के मार से मेरी जो मौत हो रही है उस मौत से मुझे बचाए, मेरा कर्जा माफ करे। और कर्जा माफी का सवाल नहीं है, कर्जा माफी के बाद में कुछ इस प्रकार की नीतियां खेती के क्षेत्र में लागू करे जिससे कि मेरे जीवन में कर्जा वापस मुझे ऋणग्रस्तता के जाल में ना फंसूं। धर्मवीर जी ने सही कहा। अभी सवाल ये है, धर्मवीर जी ने बात की कि क्यों नहीं कुछ इस तरह की चीजें अपनाई जाती हैं कि खेती के बाद में जहां जो चीज पैदा होती है वहां कुछ खाद्य प्रसंस्करण सहकारिता में किसानों की में लगे। अभी आप देखेंगे जो वेयर हाउस बनाए जाते हैं सरकार के पैसे से, जो मैंने भी देखा डूंगरपुर में गया, उदयपुर देखा तो मैंने देखा बड़े बड़े वो गोदाम है, लेकिन वो गोदाम किसके हैं? लोन सरकार दे रही है, पैसा सरकार दे रही है, लेकिन वो गोदाम किसके हैं? मैं ये लाभ आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों किसानों की हितैषी हैं, कहा भी जाता है। और मुझे ऐसा देखिए, नियत पे किसी के भी शक नहीं है, कुछ तो किया है, ये बात सही है, किसान को बढ़ाया, कुछ प्रकृति की मार रही, कुछ ये बात भी सही है कि जिस तरह से जिस रूट लाइन पे काम किया जाना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। लेकिन हम बिल्कुल खारिज करें कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस या दूसरी सरकारें, किसी ने कुछ किया नहीं है, ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी सवाल यह है कि मैंने ज्यादा किया, उसने कम किया, उसने किया ही नहीं, हमने कुछ तो किया। सवाल ये है योगेंद्र जी, अभी 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की घोषणा की। अभी जो तुरंत ताजा उदाहरण, जैसे मैंने अभी बीजेपी के प्रधानमंत्री जी के आपको उदाहरण दिया जुमले का, उन्होंने क्या किया। अभी कांग्रेस का अभी सामने है, पूर्ण कर्जा माफी का वादा करके वोट लिए किसानों से संपूर्ण। और अभी जो इन्होंने घोषणा की है, अभी जो लेटेस्ट घोषणा आदेश जो आया है, अभी उस आदेश में लिखा है कि पात्रता एवं डिफाल्टर का कर्जा माफ किया जाएगा। डिफाल्टर का मतलब हुआ सिर्फ 5% किसान डिफाल्टर है और 5% किसान डिफाल्टर, उसका हालत यह है कि 95% किसान तो बाहर हो गए। अभी पात्रता की शर्तें आ जाएंगी, बच्चा कुछ अभी बाहर हो जाएगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड में कर्जा लिया है, आज मान लो 5 लाख रुपए का उसका कर्जा हो गया डिफाल्टर का, तो आज बैंक भी बुला रहा है कि आप ब्याज माफ कर देंगे, आपका 1.5-2 लाख छोड़ देंगे, आप तो चुकाओ। तो बैंक ही दे रहा है, इसमें फिर माफ क्या कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही चतुराई पूर्वक जो है किसान को कुछ भी ना देकर के और एक सिर्फ उनको साथ में, ये मुझे मैं अभी लौटूंगा आपके पास में, ओपी यादव जी के पास जाना चाहूंगा। ओपी यादव साहब, कर्ज माफी के नाम पे एक दूसरे के लिए ये कहा जा रहा है कि झुंझुना पकड़ाया गया है। जब वसुंधरा जी ने 50,000 रुपए तक के कर्ज माफी की बात कही थी तो कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही थी। आज 2 लाख तक के कर्ज माफी की बात कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी से झुंझुना बता रही है, जुमला बता रही है और कहा जा रहा है कि ठगा जा रहा है किसान। योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो किसान को बावला बना करके उसको ठगा गया है। और ये संजय जी की मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ये आपको बात पुनः दोहराता हूं कि 2008 या 9 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 9 में, तो कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा कर करके पुनः सरकार बनाई थी और इन्होंने कर्ज माफ किए। 8.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा था पूरे देश का, पूरे देश को वादा किया था इन्होंने, और इन्होंने कर्ज माफ किया 78,000 करोड़ रुपए का टोटल। पहला धोखा वहां पे दिया। दूसरा, जैसा संजय जी बताते हैं कि कर्ज माफी के बाद में जो उठाए गए कदम है कि उस किसान को मजबूत कैसे किया जाए, उसकी फसल की सुरक्षा कैसे की जाए, उसको आगे कर्ज लेना नहीं पड़े इस लायक कैसे बनाया जाए, तो उसके अंदर इन्होंने कदम नहीं उठाए और ये 2013 तक राज करते रहे। उसका परिणाम क्या निकला कि पूरे देश के अंदर एक आक्रोश फैल गया कि कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस झूठी है, कुछ नहीं देती है। उसका परिणाम ये निकला कि मोदी जी उभर करके आए, भाजपा पूर्ण बहुमत बना करके सरकार बनाई। अब जनता जब 5 साल पूरे हो गए तो अब इन्होंने फिर अपना वही प्रोपेगेंडा शुरू किया है जो झूठ बोलने का है जगह जगह कि हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। जैसा राजस्थान में धोखा दिया, इन्होंने पंजाब में धोखा दे रखा है, इन्होंने कर्नाटक में किसानों को धोखा दे रखा है। तो धोखेबाज पार्टी तो ये है जो मूलभूत जो नीतियां हैं जो किसान को समृद्ध बनाने में, जैसे ही सरकार आई, केंद्र सरकार आई, तो पिछले 50 साल से इन्होंने कोई नियमों में बदलाव नहीं किया था किसान के हित में, न तो फसल बीमा नीति में कोई सुधार किया था। अब ये बात अलग है कि वो धरातल पे ठीक तरीके से नहीं उतर पाई, उसमें कोई ना कोई दोष रहा होगा, या हमारी कमी रही होगी, या हमारे कार्यकर्ताओं की कमी रही होगी, या हमारी ब्यूरोक्रेसी की कमी रही होगी। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन पहला कदम उठाया प्रधानमंत्री जी ने उठाया कि 50% नहीं
33% का खराबा होगा तब भी हम किसान को मुआवजा देंगे। 50,000 रुपए इन्होंने, जब किसान की आकस्मिक मौत हो जाती है किसानी का काम करते हुए, तो इन्होंने 50,000, 50 साल से वो 50,000 ही चला आ रहा था कि किसान की यदि मौत हो जाती तो हम 50,000 रुपए देंगे। उसको हम 3 लाख रुपए लेके गए, फिर 5 लाख रुपए किया, और आज की तारीख में हमने 10 लाख रुपए उसको मुआवजा तय कर रखा है। तो ठोस कदम ये है कि जहां किसान के जैसे अभी आपने कहा भाई साहब ने कि जो प्रसंस्करण यूनिट है, जहां पर जो फल पैदा होता है, जहां पे टमाटर पैदा होता है, जहां पे सब्जियां पैदा होती है, वह कोल्ड स्टोरेज लगने चाहिए, और जहां अनाज पैदा होता है वहां वेयर हाउस होने चाहिए, ताकि किसान अपना उसमें ले जाकर के अपनी उपज को रख सके और सही दाम आए उस टाइम उसको निकाल करके बेच सके। तो ये इन्होंने 2009 में एक कर्ज माफी का एक फेंक करके पासा और वोट ले लिए किसानों के, और 2013 तक वो भूल गए। अब इनको वापस याद आई है, इनकी नींद खुली है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। तो राजस्थान के अंदर इन्होंने बोला संपूर्ण कर्ज माफ, मध्य प्रदेश में इन्होंने आकर के बोला संपूर्ण कर्ज माफ, छत्तीसगढ़ में इन्होंने बोला संपूर्ण कर्ज माफ। उस झांसे में हमारा किसान आ गया और उसने वोट दे दिया। एक छोटा सा सवाल है ओपी यादव साहब, एक छोटा सा सवाल है। स्वामीनाथन कमेटी को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, जैसे आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि 2009 के अंदर एक झूठा वादा करके कर्ज माफी का सत्ता में आ गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के लगातार ये बात कही जाती है कि 2014 में, अभी संजय माधव जी ने भी बात कही कि कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के कि हम लागू कर देंगे। मोदी जी ने 2014 के चुनाव कैंपेन में मेजर इश्यू उठाया था ये, लेकिन वो लागू नहीं हुई। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे आप आ जाइए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की पहल की थी। उसके बाद में 6 में इनके पास हमारी सरकार चली गई, 6 में इनके पास रिपोर्ट उस कमीशन ने इनके पास पेश कर दी। 6 से लेकर के 13 तक देश में कांग्रेस की सरकार थी। ये उस कमीशन रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे, क्योंकि उस कमीशन रिपोर्ट को लागू करने से किसान समृद्ध हो जाता, उसको मजबूती मिल जाती। ऐसा कांग्रेस ने कभी जीवन में सोचा नहीं कि उससे नुकसान क्या होता कांग्रेस अगर किसान आत्मनिर्भर बनता, ताकतवर बनता। कांग्रेस वालों से पूछना, वही बताएंगे उन्होंने 6 से और 14 तक क्यों नहीं लागू की। हमने तो उसके बिंदु एक बिंदु हमने उसके। राजेंद्र आर्य साहब आपके पास आना चाहूंगा। किसान को संबल मिले, वो आत्मनिर्भर बने, ताकतवर बने, कांग्रेस देखना नहीं चाहती। ये बीजेपी का लगातार हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के ओपी यादव जी तक सब यही बात कहते हैं कि कांग्रेस कभी किसान को मजबूत देखना ही नहीं चाहती थी। योगेंद्र जी, मैं हंसी आती है इस तरह की बात करते हैं। आज मैंने पूरा भाषण सुना उनका जो वहां से दे रहे थे झारखंड से, तो उन्होंने मतलब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, कॉपीराइट है उनका झूठ बोलना। तो वो कह रहे हैं कि साहब किसानों के लिए, जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साहब, राजस्थान के अंदर करीबन 18 से 20 बड़ी जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, जो आप देख लीजिए आजादी के बाद से लेके अब तक हमने लागू की है। और उसी से आप देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश जो हमारा माना जाता है, जिसमें आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे चूरू और ये सारे के सारे इलाके जो हैं हमारे झुंझुनू वगैरह, इन सब में हमने नहरों का पूरा वो किया। और आप ये जान के आश्चर्य करेंगे कि अब ये इंदिरा गांधी नहर जो है वो हमारी मानव निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। तो ये बात कहना कि किसान के लिए हमने कुछ नहीं किया, ये बहुत ही सरासर गलत है। और हम खैर हमें किसी से भी इस प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे किसान की समृद्धि या जो खाद्यान्न उत्पादन में जो आत्मनिर्भरता आई, उसका परिणाम था कि हमने जो नहरों का जाल बिछाया, या जो हमने सिंचाई परियोजनाएं दी, या जो भी हमने प्रगति या विकास किए, हमने जो नहरी क्षेत्र में जो मंडियों के विकास किए, उस मंडियों के विकास की वजह से किसान का जो स्तर सुधरा। आज गंगानगर में और हनुमानगढ़ में आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे नरमा, कपास, कीनू, गेहूं, ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इधर आप चंबल में देखेंगे, चंबल के साथ में बिसलपुर डैम है, आपका माही बजाज सागर है, और भी न जाने कितने भाखड़ा नांगल डैम है। ये सारे नहर और नदियों के जो भी परियोजनाएं थी या बड़े बांधों की जो परियोजनाएं थी, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी कहते थे कि ये हमारे मंदिर हैं, ये जो नहर परियोजनाएं या जो हमारे बड़े प्रतिष्ठान है, तो हमारे मंदिर हैं। तो ये किसानों के लिए किए गए थे। मुद्दे पे यही बात कहना चाहता हूं मैं कि ये कहते हैं कि साहब किसानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो समझ में नहीं आता है कि ये सारे के सारे हवा में थोड़ी ऊपर से कोई टपके थोड़ी है, ये बांध और नदी परियोजनाएं। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मोदी जी कह रहे हैं 2009 में कर्ज माफी का 2009 में झूठा झुंझुना आप लोगों ने पकड़ा है, ये बीजेपी कह रही है। उस वक्त 78,000 करोड़ के, मैं तो 72,000 ही कहता हूं, लेकिन
लेकिन हमारे भाजपा के मित्र ने उसको 78,000 करोड़ कहा, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे आंकड़े को दुरुस्त किया है। तो वो 78,000 करोड़ के जो कर्ज माफ किए, वो कर्ज माफी हिंदुस्तान की जो इतिहास है उसके अंदर किसानों के लिए सबसे पहली कर्ज माफी थी। और कर्ज माफी किसान के लिए कोई एहसान नहीं है। किसान बहुत जोखिम के काम में करता है। हम अपना काम गेट बंद कर देते हैं, छत लगा लेते हैं, तो हम अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से, गर्मी से या जो भी हमारे मौसमी दुष्प्रभाव हैं उनसे बच जाते हैं। लेकिन किसान नहीं बच सकता। उसको जब लगता है कि एकदम से बिना जानकारी के बारिश आ गई, बिना मौसम के अनुमान के या कुछ बारिश आ गई, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे हमारे पर्यावरण तंत्र पे बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो किसान का काम बहुत जोखिम का काम है। उसके साथ में इन्होंने जो प्रधानमंत्री जो बीमा योजना लागू की, वो बीमा योजना एकमात्र सिर्फ, सर मैं एक बात जानना चाहूंगा आप लोगों से, कुछ भी नहीं मेरा आपसे और ओपी जी से सवाल यह है कि लंबे समय तक राजस्थान की बात कर लेते हैं अपन, दोनों पार्टियों ने शासन किया है, यहाँ पे रूलिंग पार्टियां रही हैं दोनों। अभी धर्मवीर जी ने भी उठाया प्रश्न, ये बात सही है कि सर्पदंश से कुछ आर्थिक सहयोग देना शुरू कर दिया अब, कि अगर कोई करंट से, सर्पदंश से? कुछ नहीं साहब, पहले 50,000 रुपए था, अभी 10 लाख रुपए देना शुरू किया है। हम नहीं के शुरू किया है उसको। हाँ, तो अब उसमें एक, लेकिन आज तक भी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया कि जिसकी वजह से ये कह सके कि हाँ, एक रिस्क जो कवर की बात है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, मुझे लगता है कि इंश्योरेंस से बड़ी दुविधा उसके लिए कुछ है ही नहीं। इंश्योरेंस कर तो दिया गया कि फसल बीमा के नाम पे, फसल बीमा के नाम पे जब भी प्रतिपक्ष में पार्टी आती है सरकार से हटने के बाद, इसे एक बहुत बड़ा धोखा करार देती है, एक इसे लूट कही जाती है। और जैसे हम सत्ता में आते हैं तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी भाषा ऐसी होती है जैसे इंश्योरेंस कंपनियों के हम एजेंट बन के बात कर रहे हूं। ये दोहरा चरित्र क्यों होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद आप दोनों से जानना चाहेंगे हम, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम किसान पे हो रही सियासत पे। मैं ब्रेक से पहले आपके पास में था राजेंद्र जी, जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो जो कुछ चल रहा होता है उसे हम सही मानते हैं, या अगर कहीं गलत है तो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा किया, उनके कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। अगर ऐसा लगता तो उन योजनाओं को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? चाहे वो फसल बीमा योजना हो, उस समय तो एक ऐसा झलकता है कि जैसे वास्तव में बीमा कंपनियों के एजेंट बनकर के सरकारें काम कर रही हो। मेरा आप दोनों से सवाल है, जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो बीमा कंपनियां या दूसरी योजनाएं, उनमें 10 खामियां नजर आती हैं, और जैसे हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो चश्मा हमारा बदल जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। बीमा जो कृषि बीमा जो है वो कवरेज बढ़ना चाहिए और किसान को वास्तव में उसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो प्रीमियम के नाम पे किसानों से बड़े दामों की वसूली हो जाती है, जब उसका मतलब जब उसको जोखिम का या उसका मुआवजे की बात आती है तब वो तमाम शर्तें लगा देते हैं। तो हमारा सिर्फ कहना इतना ही है कि जो बीमा कंपनियां जो मनमर्जी करती है, हम उस मनमर्जी को रोकना चाहते हैं और उसको सरलीकरण करके कि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो इन शर्तों के साथ में भाई बीमा तो उसको देना पड़ेगा, कारण क्या है कि उसका काम जोखिम का काम है, उसके साथ में कभी प्राकृतिक आपदा रहती है, कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कभी मौसम की मार, कभी ये वो सारी चीजें, क्योंकि उसको अपने सर, लेकिन उसको जो उसका रिटर्न मिलना चाहिए, बीमा जो रिस्क कवर करने के लिए हम बीमा करवाते हैं, यही तो हम कह रहे हैं। वो कितने किसानों को मिल पाता है? वो जब जो प्रीमियम भरेंगे या जो उसके सदस्य रहेंगे, कारण क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि जब आप इस अम्ब्रेला के नीचे सबको लाएंगे, सीधी सी बात है कि किसान अपने जिस भी क्षेत्र में, मैं लौटूंगा आपके पास में, ओपी यादव जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं एक बार ओपी यादव जी के पास जाना चाहूंगा। यादव साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप खेती से खुद भी जुड़े हुए हैं, किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, आप जानते हैं किसानों की पीड़ा भी। मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये मैं इस वजह से कोट करना लाजमी समझता हूं यहां पे, कि अक्सर मैं देखता हूं जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं तो बीमा कंपनियों में 10 कमियां नजर आती हैं, और जैसे हम सत्ता में बैठते हैं तो बिल्कुल हम उनके बीमा कंपनियों के पैरोकार बनते हैं, उनके वकालत करते हैं उन लोगों की। फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें योगेंद्र जी सीधी सीधी बात है कि बीमा जो नीति है ना, किसान बीमा नीति, इसके प्रति लोगों के अंदर भ्रांतियां ज्यादा है
और हकीकत के नजदीक कम लोग जाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं आज 1 बीघा में हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो 12 से 14 हजार रुपए का है हमारे राजस्थान में। मैं अलवर जिले में रहता हूं, अलवर जिले की मैं स्थिति बताता हूं, बाकी तो हाँ बाकी तो कहीं पे क्या पैदा होता है, लेकिन वो 12 से 14 हजार रुपए का 1.5% आप लगाइए, कितना हुआ 140 रुपए, मात्र 140 रुपए में बीमा होता है किसान का। ये दोनों पैनलिस्ट बैठे किसान को प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अपने धर्मवीर जी और संजय जी, इन दोनों से आप पूछ लो कभी ये गहराई तक गए हैं कि कितना प्रीमियम लगता है 1 बीघा जमीन पे। मैंने खुद ने बीमा करवाया है। दूसरी बात, हम बीमा को कोसते हैं तो क्या हम मोटर बीमा भी करवाना बंद कर देंगे क्या? आपकी हिम्मत तो मैं जब समझूंगा जब आप अपने मोटर व्हीकल का बीमा बंद कर दें। आज किसान ऋण लेता है तो जो ऋणदाता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, बैंक है या कोई प्राइवेट बैंक है, वो अपनी जो राशि है उसको सुरक्षित करने के लिए आपसे बीमा मांगता है। आज हम किसी के पास फाइनेंस कराने गाड़ी जाते हैं तो सबसे पहले वो फाइनेंसर बीमा की। लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है ओपी यादव साहब, आपने एक बात तो बड़ी जोरदार कही। नहीं, एक बात आप सुन लीजिए। अब एक बार मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर कहीं पे भी कोई किसी का एक्सीडेंट क्लेम के लिए कोई बीमा करवाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, पैसा कितना मिलता है? किसान की तरह उसको 20 रुपए 23 रुपए, उसकी यूनिट क्या होती है? गांव होता है किसको? उसमें से कितने? उसमें यह होता है कि सड़क पर चलने वाले हर व्हीकल का उसमें एक ही गाड़ी से कवर कर देंगे। नहीं, इसमें भी। हाँ बताइए आप। इसमें भी ऐसा ही है। इसमें भी ऐसा ही है। आपका किसी क्षेत्र में फसल की अधिसूचित कम कीमत की है। आज हमारे यहाँ 14 हजार रुपए बीघा का है ना, बाड़मेर और जैसलमेर में जाकर के देखो गेहूं का बीमा ही नहीं है, क्योंकि वहां गेहूं पैदा ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे जब 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या बड़े हैवी व्हीकल है या लाइट व्हीकल है तो उनके भी कैटेगराइजेशन है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं ओपी यादव साहब, मुद्दा ये नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रीमियम इतना कम देते हैं, बात सही है, कटता है। सुनिए मैं तो बात भुगतान के करना चाह रहा हूं कि जो भुगतान आज मॉडल के हिसाब से भुगतान होता है गाड़ी का, अगर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी आप बात करो उसी तरह से मॉडल के हिसाब से किसान का उस हिसाब से हो पाता है। अगर चलिए आपने कवर करा दिया कि 33% खराबा होता है तो भी उसको क्लेम मिलेगा, बल्कि उसमें से राइडर को हटा दिया हमने। सर सुनिए तो सही, 50% का। अरे सर आप सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनको बीमा का पैसा कितना मिलता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, सिरोही, जालोर, पाली। देखिए 2017 में फ्लड आया, वहां पे कितना पैसा मिला उन लोगों को बीमा क्लेम का? आपकी पार्टी सर एक बार सुन लीजिए। आपकी पार्टी के शंकर सिंह रावत जो अबोहर से एमएलए, नाम गिना देता हूं आपको, ज्ञानचंद पारख पाली से विधायक, दोनों के बयान विधानसभा में जाके आप कोट करके देख सकते हैं। सर उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है, ये महज इतने पैसे, एक हमारे लिए शर्म की बात है कि हम बीमा कंपनियों से प्रीमियम, अच्छा बीमा कब हो जाता है? जब आप फसल का ऋण लेने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका बीमा हो जाता है। आप बिल्कुल होता है, कोई बात नहीं, वो भी एक बहुत कम पैसे हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन सर रिटर्न कितना मिलता है मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। उसको रिटर्न नहीं, आपसे इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम के लिए है 14,000 में 140 रुपए और नहीं, फिर आपका आकलन होता है आपका गाड़ी, जैसे आप गाड़ी का मॉडल, जैसे आपने गाड़ी के मॉडल की बात, हाँ बिल्कुल गाड़ी के मॉडल की बात की। आपकी फसल कितने दिन, अब गेहूं में 8 पानी लगते हैं, आपने 2 ही पानी दिए और आपकी फसल खराब हो गई तो 2 ही पानी का कैलकुलेशन होगा आपका, 8 पानी का कैसे खर्चा देते कि बीमा कंपनी? मतलब बीमा कंपनी हमेशा और हकीकत तक नहीं। यादव साहब मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं कि हमें से किसान के बारे में सबसे ज्यादा आप ही जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल एक बात तो सुन लीजिए सर, एक बात सुन लीजिए, लावणी की हुई है, समय काटे हुए। अब ये मुझे पता नहीं है आपने कितनी लावणी की है, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ, बड़ी रोचक बात कही अभी आपने कि 2 पानी अगर देंगे और फसल खराब हो गया तो उसको इस हिसाब से मिलेगा। सर मैं आपको अपडेट कर देता हूं, पानी कम देने की वजह से अगर फसल खराब है तो उसको तो बीमा भी नहीं मिल पाता है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं, वो क्लेम का हकदार ही नहीं है। जिस कुएं के अंदर जिसकी जोत अगर पानी से बन रही है उसकी खेती, अगर आपकी गलती की वजह से आपने पानी नहीं दिया तो सर उसको तो क्लेम ही नहीं मिलेगा। ये बदल दिया प्रावधान,
अभी आप नई नीति पढ़ करके देखिए, आप निकाल लो। आप सर मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, पानी को लेकर के मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको। जी आप अपडेट पानी मैं बदलाव कर दिया सर, मैं अपडेट हूँ, नहीं अगर मैं अपडेट हूँ, प्रकृति से पानी नहीं मिलता है सर, उसका भी क्लेम है। मैं अपडेट हूँ, अगर बदली कर दिया उसको। अरे सर मैं अपडेट हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप पानी की जो बात कर रहे हैं कि पानी अगर दो ही दिया है और उसकी वजह से फसल आपकी कमजोर रह गई। जी आपके यदि कुएं में पानी नहीं रहे और आप पानी नहीं दे पाए फसल में, वो भी क्लेम है, वो क्लेम है, लेकिन आप उसका इंफॉर्मेशन तो दोगे तहसीलदार। इंफॉर्मेशन तो किसान देगा, उसकी जिम्मेदारी है, वो देगा। चलिए आप चलिए मैं मेरी गलती से एक्सीडेंट कर दूं, हाँ तो मेरी गलती मानी जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी गलती मानी जाएगी क्या? लेकिन उसमें प्रावधान हो, क्लेम तो मिलेगा सामने वाले को, गलती किसी की भी हो। सर किसान को गाड़ी ठोक दे, लेकिन किसान को नहीं मिल पा रहा है। किसान को भी मिलेगा। आप मेरे को एक उदाहरण बता दो, आप पकड़ कर मुझे देश में कोई ऐसा एक उदाहरण बता दीजिए कि जिसकी वजह से कि वास्तव में नॉर्म्स में किसान आया और उसको पूरा उसका क्लेम मिला हो। आप किसान मुझे बता दीजिए 2014 को निकाल के देख लेना। सर मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि एक है को ध्यान मुझे 10 दिन में बता देना। मैं स्पेशली आपको अनाउंस करवाऊंगा कि ओपी यादव साहब से हमने 5 जनवरी को शाम को पैनल के माध्यम से सवाल पूछा था कि कोई देश में एक ऐसा किसान बता दीजिए जो नॉर्म्स को पूरी तरह से नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो अपनी क्लेम उठाने का हकदार है और उसको पूरा पैसा मिला हो। एक किसान मुझे बता दो, पूरे किए तो एक किसान बता देना आप मुझे। ऐसे किसान को मिला है क्लेम? सर मैं तो कह रहा हूं एक किसान बता दीजिए मुझे। अब वो किसान की कोई कमी रही होगी। सर मैं तो क्या कह रहा हूं, कोई भी किसान, जैसे आप एक्सीडेंटल क्लेम की बात व्हीकल की कर रहे हैं, उसी तर्ज पे उस गरीब किसान को भी मिलना चाहिए। मैं तो ये जाना, एक किसान मुझे देश का आप बता देना, एक किसान, मैं दावा से कह सकता हूं ये बात नहीं, बहुत से बता दूंगा सर। मैं आपको मेरा सौभाग्य होगा 2-4 दिन में हरी स्टेट की रिपोर्ट बता दूंगा। 10 दिन बिल्कुल मैं तो सर आपको 10 दिन दे रहा हूं। बिल्कुल जी संजय जी कुछ कह रहे हैं आप बीच में। देखिए सर, मैं जोगिंदर जी, मैंने अभी भी जो हमारे साथी यादव साहब हैं कंपनी के प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, किसान नहीं प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे हैं। देखिए मैं नहीं कह सकता बात रखने का तरीका जो है, वास्तविकता यह है कि तमाम दूसरे जो बीमा है उनमें बीमा आग्रह की वस्तु है और किसान का जो बीमा है वो बाध्यता है, उसको पता ही नहीं लगता है कब उसका क्लेम, उसका वो क्या बात कर रहे हो बताओ आप। जैसे ही ऋण लेता है उसका कर्ज आता है। और जहां तक ये बात आपने कहा उसके नियम जो है, मैं खुद इसका अनुभव, हमें बहुत अनुभव है इसका, हमने इसके लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। और क्लेम ये कह रहे हैं, हाँ मिला है क्लेम खूब मिला है, लेकिन सिर्फ कहाँ मिला है? आप चूरू जिले के अंदर तारानगर तहसील, सरदार साहब तहसील, वहां पर जहाँ किसानों ने महीनों लगातार लड़ाइयां लड़ी, वहां पर करोड़ों रुपए क्लेम मिल लिया है। लेकिन हमने अनुभव किया है जो किसान के रूप में, किसान के कार्यकर्ता के रूप में, जब भी कोई नियम ऐसा आ गया जिसके कारण क्लेम देना पड़ा कंपनी को, अगले बार वो नियम चेंज हो गया। जब कृषि विभाग के दफ्तर में गए तो मंत्री से लेकर के अधिकारी तक सभी वो भाषा बोलते हैं जो भी हमारे माननीय यादव साहब बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब नियम है, उसमें आप जो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, खेत यूनिट ही नहीं है उसके अंदर, खेत यूनिट नहीं है उसमें पहले जिला यूनिट था, पूरा जिला और पूरे जिले में अब पंचायत तक आ गया, अब पंचायत आ गया, अब पंचायत। मीटर तापमान के बारे में हमने खुद जो है चूरू जिले के अंदर उसके अंदर तापमान के मीटर में गड़बड़ियां पकड़ी। उन गड़बड़ियों को पकड़ करके कंपनी कलेक्टर को दिखाया कि ये कंपनी ने टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड करके दिखाया, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हकीकत ये है, वास्तव में ये बीमा जो है ये किसान के लिए नहीं है, ये किसान को ये डबल लूट का है। सरकार से पैसा लेते हैं, या आप तो कह रहे हो बहुत कम लेते हैं, लेकिन तो बंद कर दें। देखिए आप वो भी लूट रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे बीमा कंपनियों को जितना मुनाफा किसी बीमा में उन्होंने उठाया है उसके बदले में क्लेम कितना दिया है वो लगभग शून्य के बराबर है। और क्लेम सिर्फ वहां मिला है जहां किसानों ने लड़ करके गला पकड़ करके लिया है, सिर्फ वही क्लेम मिला है। योगेंद्र जी, ये बीमा की सच्चाई है और ये इसको आप स्वीकार नहीं करना चाहते मत कीजिए, क्योंकि बीमा के नियम इस प्रकार के बनाए गए हैं कि उसमें किसान को क्लेम मिल ही नहीं सकता। और जहां वो फंसते हैं उस नियम को अगली बार चेंज कर देते हैं। पहले क्रॉप कटिंग का था, पहले तहसीलदार जो है उसकी रिपोर्ट मारने का, फिर वो खत्म कर दिया, फिर क्रॉप कटिंग आ गया, फिर दूसरा, रोज नियम बदलते हैं और वो किसान समझ ही नहीं सकता। इतने जटिल नियम है उसके, आम किसान समझ ही नहीं सकता। और वो लूट का धंधा जो है बना हुआ है, नीचे पटवारी से लेकर के और सचिवालय में बैठे अधिकारी तक सभी कंपनियों की पैरवी करते हैं। सच्चाई ये है। इसलिए मेरा ये मानना है एज ए किसान
प्रतिनिधि के रूप में कि बीमा के लिए खेत को इकाई बनाया जाए, उसके अंदर नियमों को सरलीकृत किया जाए, ऐसे नियम बनाए जाए जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा, वो जब संकट में हो, जैसे का स्कूटर का उदाहरण दे रहे हैं, वो स्कूटर का एक्सीडेंट होता है तो क्लेम मिलता है ऑटोमेटिक, कार का बीमा होता है तो पूरी गाड़ी की मरम्मत, नई गाड़ी 1 पैसा दिया, बीमा नहीं कराओगे तो भी मिल जाएगा क्लेम? नहीं, कैसे मिल जाएगा? वो तो बीमा कराओगे तभी मिलेगा ना, ऐसे ही किसान। सर वही बात मैं करूंगा। धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। ओपी यादव साहब ये बात सही कह रहे हैं कि क्लेम उसे ही मिलेगा जिसका बीमा हो, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बात तो सही है कि कुछ तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, लेकिन ये जिससे जोड़ करके देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जब आप कराते हैं उसमें पॉल्यूशन भी आपके लिए जरूरी है और आपके लिए यह भी जरूरी है कि आपको बीमा भी करवाना है, ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में किसान को इंश्योरेंस उसी तर्ज पे मिल पाता है जिस तरह से एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में हो पाता है? क्या वैसे क्लेम मिल पाता है? देखिए, जो किसान है उसके लिए वो बाध्यकारी है, ऋण लेगा तो उसका प्रीमियम देना स्वतः कर जाएगा। आप इस बाध्यकारी शब्द लगाते हो ना, ये गलत है। सुनो, इसके अलावा नहीं वो कोई फाइनेंस करवाया नहीं, मुझे आप ये बताइए, ये बाध्यकारी जो आप शब्द यूज करते हो, क्या वो जो फाइनेंस देता है वो किसान के घर पे जाता है कि तू फाइनेंस ले? नहीं, बाध्यकारी कैसे कह रहे हैं? गलत कर रहे हैं, गलत अनिवार्य है, ये बोलिए। इस देश अनिवार्य बोल सकते हैं, बाध्यकारी देश में यदि आप बाध्यकारी तो वो हो गया कि आप जबरदस्ती कराओगे। मैं निवेदन करूंगा साहब, फिर ऋण क्यों लेने जा रहे हो? लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ऋण मत लेने जाओ, और जो ऋणी है एक बार सुन लीजिए यादव जी, आप एक बार सुन लीजिए। अब इस देश में नियम है, आप एक बैंक का रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसमें लिखेंगे कि आपको ऋण देना पड़ेगा, बाध्यकारी है ऋण देने के लिए। वो नहीं, सुनिए मेरी बात, नहीं, किसान की मर्जी नहीं। इस मुल्क में बैंकों की बाध्यकारी है कि ऋण दें, वो फाइनेंस करें। ऐसे नहीं है मैं एक रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मेरे लिए बाध्यकारी है, जो प्रोफॉर्मा है ना, जो रजिस्ट्रेशन में कराऊंगा वो तुमको ऋण देना। मैं पूरी बात कर लूं, इस बात को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। मैं पूरी बात कर रहा हूं ऋण लेने वाला और ऋण देने वाले के बीच की। आप कह रहे हो कि बाध्यकारी, मैं ये कह रहा हूं अनिवार्य बोलिए आप उसको। मैंने ऋण लिया, अनिवार्य है, मैंने ऋण लिया, हाँ, उसका बीमा अनिवार्य है, तो बीमा होगा या नहीं होगा ये बताइए आप, तो होगा या नहीं होगा? सुनो, मैं कह रहा हूं नहीं, मैंने ऋण लिया, मैंने 10,000 रुपए ऋण लिए। मेरी बात सुनो, आप यदि बैंक में जाओगे पैसा लेने के लिए तभी तो आपको बैंक पैसा देगा। जरूरत है आपको? जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऋण ही नहीं ले रखा, उनका काय का बीमा हो रखा है, किसी ने नहीं करा। इस देश का दुर्भाग्य यह है, इस देश का दुर्भाग्य यह है, सभी नहीं लेते, सभी नहीं लेते। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि किसान है नहीं तो क्या 100% कर्जदार मानते हो? 100% कर्जदार, सिवाय बड़े जागीरदार को छोड़। आप दोबारा अध्ययन करो। मैंने कर लिया, कोई राजस्थान के गांव में मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे किसान कर्जदार हैं, 100% किसान नहीं, सिर्फ बड़े कोई जागीरदार को छोड़कर। नहीं, देखिए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों की मैरिज है, पढ़ाई है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि लगभग जो है 99% जी। धर्मवीर जी अपनी बात मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि मैं एक इंडस्ट्री लगा रहा हूं, मेरा छोटा भाई एक फार्म के लिए लोन लेना चाहता है, मैंने इंडस्ट्री लगाई, तो क्या मेरा जो इंडस्ट्री लगाऊंगा क्या उसके लिए उसकी बीमा कराना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल नहीं, अनिवार्य नहीं। आप करना चाहे तो कराएं। नहीं, जब आप जिस इंस्टीट्यूशन से पैसा लोगे वही करवा देगा बीमा। बाध्यकारी मशीनरी सब अनिवार्य है भाई, सिवाय किसान के बाध्यकारी किसी के लिए आग्रह की वस्तु है, आग्रह की वस्तु है, बीमा आग्रह की वस्तु है। फिर सुनिए आप मेरी बात, भाई साहब मैं बता देता हूँ, मैंने हाउसिंग लोन लिया है, मेरे मकान का बीमा ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो रहा है हर साल। तो बिल्कुल नहीं, ये जरूरी नहीं है। नहीं, गलत जानकारी है, नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। मैंने भी लोन ले रखा है, सुविधा के ऊपर निर्भर है, मेरी इच्छा पे, मेरी इच्छा पे हुआ लोन है जरिए लूं, मैंने क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी गिरवे है पहले ही। मैंने मोबाइल फाइनेंस करवाया, उसने कहा कि इसका बीमा कर दूं, मैं मेरी इच्छा पे निर्भर है, कराऊंगा नहीं कराऊंगा, किससे कराऊंगा। उसी प्रकार आपने आरएफसी से फाइनेंस लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा से फाइनेंस, कहीं से फाइनेंस लिया, लेकिन इंडस्ट्री के लिए अनिवार्यता नहीं है। नहीं, मकान के लिए भी जरूरी नहीं है। मकान के रूप में यदि मैंने एज ए किसान के रूप में फाइनेंस करवाया तो मुझे इल्म भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कब मेरा प्रीमियम वहां से कट जाएगा। दूसरी बात, आपने कही कि आपने प्रीमियम भर दिया तो आपका 140 रुपए पर बीघा का उसमें इन्वेस्ट हुआ, इन्वेस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन जब बात आएगी नुकसान हो गया तो क्या मैंने जो मेरा खेत है जो बड़ा सिंचित है, एक बराबर एक खेत है जो बड़ा दुर्बीस उसमें अकाल पड़ा हुआ है, तो अवलोकन प्रत्येक का होना चाहिए।
हर गांव खेत का, पंचायत का, पंचायत का क्यों, पंचायत क्यों, हर खेत का यूनिट होना चाहिए। जब आपने हर व्यक्ति का बीमा किया है, जब आपको देना भी तो हर व्यक्ति को देना चाहिए। ऐसे कैसे आप आंक सकते हैं? ये चावल नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। एवरेज निकाला जाता है, उसमें से एवरेज, फिर उस किसान के भाती क्या आता है 25 रुपए, 50 रुपए, और साइड वाले ने किसी ने कुछ डाला नहीं, उसको भी 7 रुपए मिल रहे हैं फोकट के। हाँ, यह हमारी आपत्ति है यादव साहब कि हम किसानों को चावल समझ लिया, हमने भात समझ लिया, भात जिसका कोई महत्व नहीं है। भात में क्या होता है, भात बन रहा है, 4 चावल निकाल लिया, हाँ भाई ठीक है पक गया, नहीं पका अभी। तो किसान को भात बनाना छोड़िए, जब तक किसान भात बना रहेगा देश तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि देश आज भी गांव में बसता है। हम संपन्न हैं तो हम किसान का दर्द नहीं पहचानते हैं। एक तो इंडस्ट्री जब लगती है, एक किसान काम करता है, आप दोनों का अंतर देखिए, क्योंकि आपको किसान का दर्द को महसूस करना पड़ेगा। इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया भाई साहब ने, कि जो किसान का जो दर्द है सरकार समझे। अब सरकार उस जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उस प्रतिनिधि के रूप में बात करती है कि क्या हुआ, आपने अच्छा किया केंद्र सरकार ने कि 50 की जगह 33 कर लिया, अच्छा कदम है सरकार का, एप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसमें कितने लोगों को फायदा मिला? आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े लाए हैं, आप राजस्थान के आंकड़ों को देखिए, लेकिन ऐसा बड़ा ही हम कब सुधरेंगे? मैं यार सुधरना शब्द बोल रहा हूं, कब सुधरेंगे? दर्द महसूस करना होगा। प्रीमियम तो 140 रुपए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से रिटर्न क्या आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। 140 कितना हो रहा है इकट्ठा, वो उसके आंकड़े बहुत खतरनाक है। हाँ, 140 कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कंपनियों पास कितना पैसा? मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए बड़ी छोटे से एक लॉजिकली मैं बात कर रहा हूं, सब लोग किसान से किसी न किसी तरह से आप लोग जुड़े हुए होंगे। ये बताइए कि आए दिन हम तस्वीरें देखते हैं कि किसान ने बिहार में, उत्तर प्रदेश में सड़क पे आलू फेंका, नांदेड़ में टमाटर फेंका, हाड़ौती के अंदर लहसुन फेंक करके चले गए। तकलीफ नहीं होती? कभी को सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके पास में? क्या वो बिल्कुल यहां ऊपर से टपका हुआ लहसुन था? वो कोई सोच सकता है ये उसकी पीड़ा को कि ऐसा क्या हो गया कि आजादी के इतने साल बाद भी किसान को अपनी क्रॉप जिसपे वो अपने सारे सपने संजो के बैठा है और उसको सड़क के किनारे फेंक करके जा रहा है? नहीं, एक बात और कहूंगा, नहीं ये मैंने बताया आपको, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्था है वो बहुत लॉन्ग टाइम, अरे यादव साहब शुरू कर देना चाहिए था, जब से हमारे किसान ने पैदावार करना शुरू किया। ये आज एकदम से, लेकिन आज भी नहीं कर पा रहे, आज भी नहीं कर पा रहे। ये एक बात कहूं, सरकार से हर पॉलिटिकल पार्टी की अपेक्षा रहती है कि गिरदावरी कराओ, नुकसान हो गया, गिरदावरी कराओ, नुकसान हो गया। और गिरदावरी कैसे होती है? एक पटवारी 50 पंचायतों में जा पाएगा क्या? एक पटवारी में कितने गांव होते हैं? क्या वो वहां जाकर गिरदावरी करता है क्या? आप उसकी रिपोर्ट को सरकार, गिरदावरी वाला सिस्टम नहीं आज चलता। अरे भाई क्या बात करते हैं, सरकार ने आदेश दिया है, बीमा करा रखा है ना, आप अपनी उसमें मोबाइल में फोटो लेके जाइए, जान आपने रिपोर्ट करनी, बीमा जाकर। ओपी यादव साहब मैं माफी चाहूंगा, ओपी यादव साहब आप अभी देखे, मैं माफी चाहूंगा, आप सत्ता पक्ष से अभी निकले हैं, आप अभी फिर धरातल की बात नहीं कर रहे हैं। आपके गुलाब चंद जी कटारिया साहब के लास्ट के 3 महीने पहले की बात है, जब उनसे पूछा गया कि साहब अभी लास्ट में जब सिरोही और इनके कितने जिलों की रिपोर्ट आ गई, उनके मैं शब्द दिखा सकता हूं, आप कहेंगे तो मैं आपको उनकी बाइट कि गिरदावरी के लिए हमने कलेक्टर्स को फिर रिमाइंड कराया, 22 जिलों की गिरदावरी की रिपोर्ट हमारे पास में आ चुकी है, कुछ जिलों की रह गई है। सर गिरदावरी तो आज भी हो रही है, आज भी किसने कह दिया? आज कांग्रेस सरकार गिरदावरी नहीं कर रही। ये बात सही है कि अगर किसी चीज का अनुमान लगाने, आकलन करने के लिए सरकार का रिप्रेजेंटेटिव ही जाएगा, इसमें कोई बात नहीं, वो गलत भी नहीं हो रहा है वो, लेकिन उस पर बाहर की बात बता रहे हैं हम। आप दूसरा कर सकते हैं कि कितना बाहर वो संभव है क्या उसके लिए? मैं कहता हूं दोनों ही तरीके। सरकार अपनी तरफ क्या है कि किसान जैसे जागरूक नहीं है इतना, उसको पता नहीं मैं कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं। जो किसान जागरूक है उस किसान की रिपोर्ट आप मोबाइल में भी ले आओगे ना, तो वो आपकी रिपोर्ट मान्य है। कौन मानेगा रिपोर्ट को? सर कौन मान रहा है? कौन मानेगा? बीमा क्या बात करते हैं? आपने बीमा करवाया है? नहीं मानते। इसमें ये होना है, फार्म देना पड़ेगा गिरदावरी के साथ में। सरकार 4 कंपनियों क्यों करती है? 4 कंपनियां ओपन रखिए, मुझे जो पसंद आएगा उससे कराऊंगा मैं। नहीं 4 कंपनियां तो कोई ना कोई तो करेगा ही। नहीं आप स्वतंत्र रखिए। आप फ्री है, ओपी यादव साहब जिसकी इच्छा होगी उस कंपनी में करवाएगा। आज मोटर व्हीकल का है, मेरे बाध्यता नहीं है कि मैं किससे कराऊंगा इंश्योरेंस। हाँ कराओ, मेरी इच्छा है किसी से। 4 में भी 4 ही नहीं 4 में भी मेरी चॉइस है, मैं किससे कराना चाहूंगा। आप बात नहीं कर सकते, एक ही थोड़ी है, तो इसमें भी 4 ही बना रखी है। बात पूछते थोड़ी आप तो। खैर चलिए, मैं आपने जो सवाल पूछा, प्याज फेंकते हैं, आलू फेंकते हैं, टमाटर फेंकते हैं, मैं एक बात, मेरा सवाल जो है, मैं सत्ताधारी वर्ग के दोनों नेता बैठे हुए हैं,
जितने जो वेयर हाउस गोदाम बनाए गए हैं उसमें मुझे भी कुछ दिनों में भी इन दिनों थोड़ी जानकारी नहीं, जो थोड़ी बढ़ोतरी हुई मेरी, मैंने गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक बड़े बड़े गोदाम जो है वहां बने हुए वेयर हाउसिंग के, और वो पैसा सबके अंदर खाद्य जो विभाग है उससे लोन बने हुए, लेकिन उनमें से एक भी गोदाम किसी किसान का नहीं है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है। सारे बड़े बड़े जागीरदार और जो बीजेपी कांग्रेस नेता है उनके गोदाम है। अगर वो गोदाम गांव में यदि किसान की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके गांव में कुछ कोल्ड स्टोरेज या इस तरह गोदाम बना दिया तो क्या ये किसान को हर पंचायत, मैं तो कहता हूं पंचायत में आवश्यकता है, लेकिन वो सारा लोन जो है बड़े बड़े जो नेता चले। लेकिन मैं संजय माधव साहब एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए सिस्टम में धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, लेकिन ये आज से 40 साल पहले सुधरनी चाहिए थी कायदे से। तो जब जय जवान जय किसान हम कहना शुरू कर रहे थे, किसान ने उत्पादन शुरू कर दिया था, उस समय शुरू कर देनी। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि बीजेपी कांग्रेस या धन्ना सेठों के गोदाम बने हुए, चलिए वो बात भी ठीक है। किसान या तो महाराष्ट्र की तर्ज पे आप बनाइए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप डेवलप करिए और उस हिसाब से बना दीजिए। नियम बने हुए हैं, लेकिन वो बना नहीं पा रहे। लेकिन उसका नुकसान क्या है? अगर कोई पूंजीपति ने भी, अगर पूंजीपति ने भी, चलिए हम तो ये कहते हैं, अगर पूंजीपति ने भी वहां पे अगर बड़े गोदाम वेयर हाउस ये बना दिए तो उसका नुकसान मैं पूछना चाहता हूं, उसका नुकसान क्या है? या तो कोई लूट मचा रखी है उन्होंने? उसका नुकसान ये है कि वो आम किसान की पहुंच से बाहर है। वो जो जिसने बना रखे हैं वो पहले जब प्याज पैदा होता है टमाटर, तब वो 25 पैसे किलो खरीद करके उसको रख लेता है, और जब भाव बढ़ता है तो वही प्याज हमको जो है 80 रुपए किलो 100 रुपए इसलिए मिलता है क्योंकि वो गोदाम पूंजीपति के उसके मुनाफाखोरी के काम आ रहे हैं। अगर वो किसान सरकार के होते, कुछ है सरकार के उसके हाउसिंग उसके कुछ है FCI के हैं, लेकिन अगर वो गोदाम किसान के होते, किसान के हस्तक्षेप में होते, सरकार के होते, तो वो उसमें किसान रखता उसको अपने कम किराए पर, उसके औकात में होते रख पाता, छोटा किसान भी रख पाता। अभी गरीब किसान की मजबूरी है, टमाटर पैदा कर लिया, उसको रखना ज्यादा बड़ा आफत हो गई, प्याज को टमाटर को, क्योंकि कृषि उत्पाद ऐसी चीज है जो लंबे समय तक बहुत सी चीज रख नहीं सकता वो। अगर वहाँ प्रोसेसिंग इकाई होती कोई तो उसमें टमाटर को सॉस के लिए बेच देता, अगर वो मूंग है दाल बनाने की यूनिट दाल, तो वो सब दिक्कत वहां पर जो है वो चूंकि उसकी वजह ऐसा नहीं, साथी सही कह रहे थे कि ऐसा नहीं काम कुछ किया नहीं, आजादी के बाद में काम किए गए, लेकिन 1991 के बाद में ये जो नवोदारवाद की आर्थिक नीति में बदलाव आया, शिफ्ट हुआ है, एकदम किसान हाशिए पर चला गया। अभी साथी जो यादव साहब जो भाषा बोल रहे हैं वो किसान की भाषा नहीं है, वो कॉर्पोरेट की भाषा है, वो भाषा सिखाई जा रही है, वो पूरे देश पर छा गई है। देश का प्रधानमंत्री से लेकर के और जो सचिवालय में बैठे अधिकारी तक और सब नेता वही भाषा बोल रहे हैं। ये नवोदारवाद की आर्थिक नीति, नवोदारवाद आएगा तो अब आप देश का विकास हो जाएगा, एक तरफ बात करते हो कि किसान को उद्योग का दर्जा दिया जाए, एक तरफ आप बताते हो कि बीजेपी कॉर्पोरेट की बात करते हैं। किसने कहा उद्योग का दर्जा? आपके किसान पंचायत ही बोलती है कि साहब इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए, जैसे उद्योगपतियों को पनपा रहे हैं वैसे किसानों को पनपा जाए। जब उद्योगों की तरफ हम पन पाते हैं तो आप कहते हो कि साहब कॉर्पोरेट की मदद कर रहे हैं। उद्योग का मतलब हो गया, दोगली बातें। मैं माफी चाहूंगा आधुनिक करना चाहिए किसान, इसमें क्या विरोध नहीं है। किसान संकट में है, ये बात सही है। हालांकि किसान के उत्थान की चीजें काफी सोची है, ये भी खारिज नहीं कर सकते कि सरकारों ने बिल्कुल काम ही नहीं किया, बिल्कुल किया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़े हैं उसका फायदा भी किसान को मिलना शुरू हुआ है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कर्ज माफी किसान के उत्थान का कोई हल नहीं है। किसान को स्वावलंबी बनाइए, किसान को आत्मनिर्भर बनाइए, किसान में वो ताकत दीजिए ताकि दूसरों के कर्ज माफ वो कर सके, उसके कर्ज माफी की आवश्यकता नहीं। और मुझे लगता भी नहीं है कि किसान को याचक के रूप में अपने आप को कहीं खड़ा देखना चाहता है। लेकिन हालात, वोट बैंक, वो मालूम नहीं किसान पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। जरूरत इस बात की है कि सियासत से ज्यादा उसकी विरासत, उस पर अगर ध्यान दे और उसे सजोने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि किसान का एक्चुअली जो उसका उद्धार होना चाहिए तभी संभव होगा। अदरवाइज यूं ही चर्चाएं चलती रहेंगे, हम डिबेट करते रहेंगे और किसान उसी स्थिति में वहीं खड़ा नजर आएगा। और यही वजह है कि आज किसान अपने बेटों को किसान नहीं बनाना चाहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।